अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, हम में से सभी ने ये तो सुन रखा है कि 100 सुनार की और एक लोहार की, लेकिन अब हम खुली आंखों से ये सब देख भी रहे हैं। पाकिस्तान का गजब लिल हक अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की फैक्ट्रियों पर गजब ढा रहा है। पाकिस्तान ने काबुल को कई डोजियस दिए, नरमी से समझाया, समझ में नहीं आया तो लहजे में गर्मी की तपिश भी आई। बरादर दोस्त ममालिक बीच में पड़े कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने मुफाहमत की कोशिशें की। दोहा में घंटों बातचीत हुई। तुर्की ने भी इस्तांबुल में दोनों फरीकैन को बिठाया, लेकिन काबुल की हठधर्मी बात नहीं बनने दे रही थी। और इसके बाद पाकिस्तान ने अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वही किया जो उसे करना चाहिए था। आज नाजरीन, ऑपरेशन गजब लिल हक को 7 रोज़ हो चुके हैं। इन 7 रोज़ में पाक फ़ज़ाइया और बर्री अफवाज ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने चुन चुन कर ख़त्म किए हैं। सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि आज भी 5 फरवरी को पाक फ़ज़ाइया ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कंधार में अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को 205 कोर को तबाह कर दिया है। इस कामयाब ऑपरेशन की वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, मुलाहिज़ा कर सकते हैं। गुज़श्ता शब नाज़रीन, पाक फ़ौज ने चमन, योब, कला सैफुल्ला और नौशकी सेक्टर के सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज की 41 पोस्टों को निशाना बनाया था। गुज़श्ता रोज़ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने भी जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा किया था। उन्हें सूरत हाल पर वहाँ ब्रीफिंग दी गई थी। ISBR के मुताबिक इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। अमन तभी मुमकिन है जब अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क कर देंगे। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में रूस, तुर्की और चीन एक बार फिर मुफाहमत के लिए सरगर्म हो चुके हैं। BBC पश्तो सर्विस के मुताबिक मॉस्को में रूस के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबलोफ ने तालिबान हुकूमत के सफ़ीर गुल हुसैन से मुलाकात की है और गुल हसन से अपनी उस मुलाकात में सालिसी की पेशकश की है। ये जो मुलाकात थी नाज़रीन, इसमें तालिबान सफ़ीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि झूठी मीडिया रिपोर्ट्स अफगानिस्तान की हकीकत से बरक्स मालूमात फैला रही हैं, ताहम उन्होंने इस बारे में मज़ीद वजाहत नहीं दी। जाहिर है वो रूस को क्या वजाहत देते जिसने खुद अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्दों की मौजूदगी की खबर दे रखी है। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में जंगबंदी में मदद के लिए किरदार अदा करने की पेशकश की है। चीन के सफ़ीर याओ जिंग ने भी अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में अफगानिस्तान तनाज़े पर अपने खदशात का इजहार किया है। लेकिन देखना अब हमें ये होगा कि काबुल दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालने पर आमादा होता है या पुराने मौक़िफ़ का इजहार करता है, जिसे पाकिस्तान की सियासी और अस्की क़यादत मुकम्मल तौर पर रद्द कर चुकी है। हमारे साथ ये सारी सिचुएशन को समझने के लिए हमने राबिता किया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, माहिर हैं इन तमाम उमूर के, बड़ी गहरी बड़ी कड़ी निगाह रखते हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, नवाजिश व शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि रशिया है, चीन है और तुर्की एक बार फिर से ये तमाम ममालिक जो हैं ये सरगर्म हो चुके हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी किसी तौर पर करा दी जाए। आपको लगता है कि इन 3 बड़ों के मुतहरिक होने से इस मसले के हल की कोई उम्मीद हमें रखनी चाहिए? सर, उम्मीद तो रखी जा सकती है, लेकिन इससे पहले ये तीनों ममालिक जो हैं इन्होंने इससे पहले भी बहुत कोशिश की थी। तुर्की ने भी, रूस ने भी और चीन ने भी। और चीन के साथ और अफगानिस्तान के, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तो एक ट्राइलेटरल समिट हुई थी। फिर चीन और अफगानिस्तान की बायलैटरल समिट भी हुई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बायलैटरल समिट भी हुई थी। इसी तरह आपने देखा कि मॉस्को डायलॉग जब हुआ था तो वहाँ रशिया भी मौजूद था, चाइना भी मौजूद था, ईरान भी मौजूद था। और वहाँ भी ये बात हुई थी कि जी ईरान, वहाँ पे मॉस्को डायलॉग में रशिया ने भी और चाइना ने भी कहा था कि ईरान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर 33 दहशतगर्द तंजीमें जो काम कर रही हैं, और वहाँ अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद था। तो मेरा कहने का मतलब ये पहले तो ये कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस वक्त जब हम जिस नहज पे हम आज खड़े हैं, इसमें पहली कोशिशों में आज की कोशिशों में फ़र्क इतना है कि आज आपको पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी, अफगान एटीट्यूड या अफगान सिस्टम या अफगान जो है स्ट्रेटजी के अंदर एक क्लैरिटी नज़र आ रही है। और वो क्लैरिटी ये है, उसका बुनियाद ये है कि हमने अफगानिस्तान को कहा था कि आपने दोहा में ही कमिट किया था और खाना काबा में ही कमिट किया था कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन आपने वो बात नहीं मानी। और बारहा हमने आपको ये कहा कि आप इन दहशत ग्रुपों को रेन इन करें, इनको कंट्रोल करें, इनको, और क्योंकि ये दुनिया ये मानती है, और अभी 37th रिपोर्ट आई है अपना यूनाइटेड नेशंस की एनालिटिक मॉनिटरिंग टीम की,
और रूस की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी अपनी तरफ से 30,000 दहशतगर्द का कहा है, और मॉनिटरिंग ने कहा है कि 33 तंजीमें जिनको बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से ये बिल्कुल। जो अफगानिस्तान के अंदर एक स्मगलर्स का सिंडिकेट है, ये उनको प्रमोट कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको फाइनेंस कर रहा है, उनको डायरेक्ट कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है, इंडी भारत के साथ मिलके, भारत और रश अपना इसराइल के साथ मिलके। तो अभी फर्क ठीक है। ये है कि पाकिस्तान ने जब इन्होंने बात ना मानी, तो फिर पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन शुरू किए हैं, और जो कुछ जहां हम टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, और ये याद रखिएगा कि हम सिर्फ मिलिट्री या दहशतगर्दी ओरिएंटेड टारगेट को हिट कर रहे हैं, जिनके अंदर वो एमुनिशन डंप्स हैं। जाहिर है हमारी ammunition- ना तो अफगान आवाम से कोई दुश्मनी है, नहीं हम आवाम अफगान को टारगेट करना चाहते हैं, ना हम कर रहे हैं। अब बल्कि पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा चाहे तो नुकसान कर सकता है दहशतगर्दों का भी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ज़ाहिर है ये आवाम में जहाँ पर घुसकर बैठे हुए होते हैं, आवाम पर इंतज़ार भी करना पड़ता है कार्रवाई के लिए कि कम से कम नुकसान हो रहा हो जो वहाँ पर आम लोग हैं, और पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश रहती है। ये बिल्कुल आपने सर वजह फरमाया। सर अब मेरे ख्याल में फ़र्दन हम अगर तीनों ममालिक को डिस्कस कर लें, अब पहले मेरे ख्याल में हमारे दोस्त मुल्क चाइना की तरफ सर आ जाते हैं। अफगानिस्तान में हम जानते हैं कि दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं ये सिर्फ हमारे लिए मसला नहीं है, बाकी ममालिक के लिए, ख़ास तौर पर चीन के लिए भी मसला है ना, क्योंकि सर खदशा ये मौजूद है कि सिंकियांग के अलहदगी पसंद जो गिरोह हैं वो भी अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। लेकिन ये जो खदशा है सर, इसकी झलक जो है ये बीजिंग के काबुल को लेकर जो पॉलिसी है उसमें कहीं दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है कि चाइना कोई ख़ास कंसर्न नहीं है इस प्रॉब्लम को लेकर। असल में उसकी एक वजह है जी, वजह ये थी कि चाइना ने, आपको याद है कि अफगानिस्तान के अंदर एमक माइंस में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, फिर अमू दरिया के किनारे जो तेल की एक्सप्लोरेशन थी जी, उसके ऊपर भी चाइना ने 60-40 के ऊपर अफगानिस्तान से मिलके जो है वो काम शुरू किया था। अभी तो उन्होंने काफी सारे अपने वर्कर्स को वापस बुला लिया। उस वक्त जिस वक्त उन्होंने वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और एक रेल प्रोजेक्ट भी बनाना चाहते थे, उस वक्त अफगानिस्तान के ये जो क्रिमिनल सिंडिकेट बैठा हुआ है स्मगलरों का, इन्होंने एक मीटिंग में चाइना को एश्योर कराया था कि हम आपकी सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं होने देंगे, क्योंकि ईटीआईएम है, ईटीआईएम है जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और वो ट्रेनिंग ले रही है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा ना कि तमाम दहशतगर्द तंजीमों से इस क्रिमिनल सिंडिकेट की अंडरस्टैंडिंग है। ये नहीं है कि ये उनको जानते नहीं है, ये नूर वली मसूद को नहीं जानते। नूर वली मसूद को हर महीने ये बात 32 लाख अफगानीज पे करते हैं, अफगान करेंसी पे करते हैं। क्यों पे करते हैं उसको? और नूर वली मसूद के बारे में ये कहते हैं कि जी टीटीपी काबुल में नहीं है, जबकि अभी उसकी बीवी की डेथ हुई है तो उसकी नमाज जनाजा काबुल में हुई है। तो कहने का तो चाइना के साथ मुझे अपना रिपोर्टेडली ये उन्होंने चाइना को ये अश्योरेंसेस दी थी, और आपने देखा कि चाइना के खिलाफ अदर दिन कि अगर कोई अफगानिस्तान में कोई वाकया हो जाए, चीन के अंदर सिंकियांग प्रोविंस में अक्रॉस दी बॉर्डर कोई वाकया नहीं हुआ है। जितने वाकयात हो रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। अब चाइना ने इनसे बातचीत तो जरूर की थी, लेकिन आपको पता है चाइना एक लेवल तक जाता है, उनकी अपनी एक पॉलिसी है, बिल्कुल वो उस पॉलिसी से बाहर नहीं निकलते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी मिलके, इनसे भी बातचीत करके, इवन एससीओ के अंदर आपको पता है एक सिस्टम है आरटीएस का, ये अपना टेररिज्म सेल है, जिसके अंदर वहाँ भी कंसर्न्स का इजहार किया गया था, और एससीओ के लेवल भी पाकिस्तान ने मुकदमा उठाया था। लेकिन चाइना ने जितना वो नेगोशिएशन में लिमिटेड तरीके, अभी तक तो उन्होंने यही काम किया है। अब इस दफा वो कुछ और उसमें इनिशिएटिव लेके चलते हैं, तो अब ये अब हम देखेंगे कि अच्छा, उसके लिए तो हमें वेट करना होगा। लेकिन तुर्की जो है सर वो आगे आया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म हमारे जो हैं उनसे टेलीफोन पर बात की है, गुफ्तगू की है, उन्हें ऑफ़र किया है कि जो जंग चल रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, इस जंग को रुकवाने के लिए वो किरदार अदा कर सकते हैं। सर मैं ज़रूर चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब कि आप इस किरदार पर रोशनी ज़रूर डालिए। ये किरदार क्या दोहा में जिस तरह के मुज़ाकरात हुए और उसके बाद तुर्की ने जब पेशकश की और इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात हुए, उससे आगे कुछ किरदार हो सकता है तुर्की का? और क्या आपको लगता है कि राइट टाइम है कि हम इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं, कुछ मामलात को आगे बढ़ाएं? क्योंकि सर पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आखिर तो आपको मुज़ाकरात की टेबल पर आना है, तो इज़ इट द राइट टाइम फॉर दैट कि हम आ जाएं मुज़ाकरात की टेबल पर? या आपको लगता है कि नहीं, ये सही टाइम इस चीज़ के लिए है कि उन निशानों को चुन चुन कर ख़त्म किया जाए, उन ठिकानों को जहाँ से दहशतगर्दी होती है सर पाकिस्तान की सरजमीन पर?
आसमा थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीप करना पड़ेगा आपको प्लीज सर, जानने के लिए। और बैकग्राउंड में जब आप पीप करेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि जिस वक्त तुर्किया में या कतर में मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं जी, तो उसके अंदर एक खलीजी मुल्क का बड़ा अहम किरदार था, और वो अभी पता है जाके बैठा हुआ था इजराइल के साथ, और जो यमन में भी उसने सऊदी अरब के साथ किया। तो उनकी और उनका जो इंटरेस्ट है आपको पता है, चाहे अपना गवादर के हवाले से, गवादर को डेवलप नहीं होना। दूसरा, अमेरिका ने बहुत हिपोक्रेटिक और डबल रोल प्ले किया है कि वो एक तरफ से कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, दूसरा हर हफ्ते $40 मिलियन जो अफगानिस्तान को पकड़ा देते हैं। इसी तरह उस मुल्क ने कहा कि जी आप पाकिस्तान से डील ना करना, हम आपको हर किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर दरमियान में आपको पता है कि इंडिया कूद गया और इजराइल कूद गया। तो उनको असल में ये जो कहते हैं ना इसको वो एक लीड मिली है अफगानियों को, उस एश्योरेंस से जो इनको बैक बिहाइंड द चैनल इन ममालिक ने दी थी, जहां इन्होंने किसी किस्म की जंगबंदी या किसी किस्म का एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। सही। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो ममालिक खुद भी अंडर क्लाउड्स हैं। यानी अभी कल यूएई ने भी और से अपना सऊदी अरब ने भी ये कहा कि अमेरिका ने हमारे यहाँ से वो जो डिफेंस सिस्टम था वो हटा लिया। और दूसरा आपको पता है कि अल-अदीद एयरबेस के ऊपर जो ANFPS 132 रडार सिस्टम था, बहुत सोफिस्टिकेटेड, $1.1 बिलियन का, जो 5000 किलोमीटर से मिसाइल, वो भी तबाह हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मुल्क ममालिक भी चूंकि अभी वॉर क्लाउड्स के अंदर है, तो सर और उन्होंने पाकिस्तान वॉर क्लाउड्स के अंदर जिनकी वजह से वो आए हैं, अमेरिका, इजराइल, जिनको लेकर उन्हें लगता था कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, अब जब उधर से वो प्रोटेक्शन नहीं दी गई है तो आपको लगता है कि अब ये मुल्क कुछ गौर करेंगे कि नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ कुछ मामलात बेहतर करने हैं, पाकिस्तान के साथ जो चीज़ें हैं उनको बेहतर होने देना है? सर अब ये ममालिक सोचेंगे? अभी तो फिलहाल जो है पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात तो हैं, उन्होंने आपको $3 बिलियन भी दिए हुए, 1 महीने के लिए रोल ऑन भी किए। लेकिन इस वक्त जो मैं पॉइंट आपको पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त चूंकि वो स्ट्रेस में हैं और वो ये रोल नहीं प्ले कर सकते, नेगेटिव रोल जो उन्होंने पहले मुज़ाकरात में किया था, तो मुझे इस वक्त तुर्की के रोल की बेटर अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ठीक है, नजर आती है, वो इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती है, इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती है, लेकिन बहरहाल एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है और इसके लिए तुर्की ने खुद ये किरदार अदा करने के लिए कहा है, ये ऑफ़र दी है पाकिस्तान को। लेकिन ज़ाहिर है कि में भी एक तबका ये भी सोच रखता है कि अब जब ये कार्रवाइयाँ जारी हैं तो इन कार्रवाइयों को रुकना नहीं चाहिए है जब तक कि हम तमाम दहशतगर्दों को ठिकाने नहीं लगा देते हैं जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। बहरहाल ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब, सर आपके पास मालूमात का हमेशा की तरह ख़जाना होता है, हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपसे हासिल कर लें, लेकिन वक्त की किल्लत जो है सर वो आड़े आ जाती है। आज भी यही हो रहा है, आपको मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं मशरिक़ वस्ता में भड़कते जंग के शोलों की। ईरान पर इजरायली अमरीकी हमलों में जानी माली नुकसान घड़ी की सुइयों की रफ्तार के साथ साथ बढ़ता और जंग का दायरा फैलता जा रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी और 200 से ज़ायद जहाज़ हिस्सा ले रहे हैं। भारत से बहरी मशकों के बाद वापस आने वाले ईरानी बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले से सूरत हाल मज़ीद परेशान कुन हो गई है। अमरीकी बहरी बेड़े के इस हमले में 87 ईरानी फ़ौजी जाँ बहक हो चुके थे। दूसरी जानिब ईरानी हिलाल अहमद का कहना है कि अब तक ईरान में 787 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमें ये तादाद 1000 से ज़ायद बताती हैं और इनमें बड़ी तादाद आम शहरियों और बच्चों की है। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसराइल में अब तक 12 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। इससे हटकर भी गासिब और जारे इसराइल को इस जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। इजरायली वज़ारत ख़जाना के मुताबिक उसे इस जंग में सिर्फ इस हफ्ते के दौरान $3 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। इसराइल में इस वक्त खौफ और दहशत का आलम है। स्कूल्स बंद हैं, इज्तिमात पर पाबंदी है, ज़्यादातर मुलाजिमीन घरों से काम कर रहे हैं या ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में छुपे बैठे हैं। जहां बंकर्स में जगह नहीं, वहां इजरायलियों ने ज़ेरे ज़मीन पार्किंग एरियाज में पनाह ले रखी है। जंग के हवाले से एक और बुरी खबर, अमरीकी सेनेट में फौजी कार्रवाइयाँ रोकने की जो करारदाद है उसका मुस्तरद होना भी था नाज़रीन। यानी अब अमरीकी सदर को
फ्री हैंड मिल चुका है। इस जंग में अमेरिका और इजराइल ईरान में मौजूद अलहदगी पसंद कुर्दों को भी शह दे रहे हैं। यूरोपियन मीडिया ने इस हवाले से कुर्द बागियों की मगरबी ईरान पर जमीनी कार्रवाइयों को भी रिपोर्ट किया है और इस पर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने खबरदार किया है कि अलहदगी पसंद गिरोह ये न समझें कि मामला काबू से बाहर हो गए हैं। ऐसे किसी भी गिरोह के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ईरान इस वक्त दोनों महाजों पर जो उसके अंदरूनी खतरात मौजूद हैं उनसे भी लड़ रहा है और जो बैरूनी खतरात हैं जाहिर है जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने अटैक कर रखा है उससे भी नबर्द आजमा है। ईरान में इस वक्त तालीन सूरत हाल है क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की ख्वाहिश के मुताबिक रिजीम चेंज के कहीं आसार दिखाई देते हैं? ईरानी अवाम क्या सोच रहे हैं? फिर ये कि चीन की जानिब से जो शुरू की जाने वाली सालिसी की कोशिशें हैं उस पर ईरान क्या सोच रखता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ईरान में मौजूद सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन साहब ने हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है। जॉन साहब बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारी सलामती की दुआएं पहले तो आपके लिए और ख़ास हम मशकूर हैं कि आप इस सारी नाखुशगवार परेशान कुन सूरत हाल में भी हमें इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, हमें अपडेट रखने के लिए। सर पहले तो ये फरमा दीजिएगा जॉन साहब के जानी और माली नुकसान के जो मुख्तलिफ आदाद-ओ-शुमार अभी सामने आ रहे हैं, इस पर एक तो अपनी राय दे दीजिएगा। कुछ चीज़ें ईरान रिपोर्ट कर रहा है, कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आप हमें ये बता दीजिएगा कि ईरान का कौन सा इलाका, ये शहर इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर है। और फिर हम जानते हैं कि पाबंदियों का शिकार है ईरान, उसको पहले ही कई मुश्किलात का सामना था जो ज़ाहिर है कि इस जंग के बाद यकीनी तौर पर बढ़ चुकी हैं। इस वक्त ईरानी आवाम के लिए बड़े इशूज़, बड़े चैलेंजेस क्या हैं जॉन साहब? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और आप मुझे शुक्रिया ना करें, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है इंसान होने के नाते कि जितना हम कर सकें हक का परचम बुलंद करने के लिए हम करें। इंडीड एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है यहाँ पे ईरान में। जाहिर सी बात है अटैक्स हमले हुए हैं, 105 सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है अमेरिका ने, जिसके अंदर 21 अस्पताल हैं, रेस्क्यू सर्विसेज हैं, रेड क्रिसेंट सोसाइटी जिसने ये खुद नंबर्स कलेक्ट किए, उनके खुद के ऑफिस के ऊपर धमाके हुए, आज़ादी स्क्वायर के ऊपर धमाका हुआ, जो फिरदौसी स्क्वायर है उसके ऊपर धमाका हुआ, आम आवाम की जगहों पे, फायर ब्रिगेड्स के ऊपर, मेट्रो स्टेशंस के ऊपर भी एक्सप्लोजन्स किए हैं इन एप्स्टीन के दोस्तों ने। और इसके साथ साथ जो क्लेम्स ये कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे जो चल रहे हैं, दोनों साइड से तज्जिया अगर लें, हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो पहला क्लेम अमेरिका ने ये दिया है कि उन्होंने सारी एयर सुपीरियॉरिटी ले ली है ईरान के ऊपर, उन्होंने नेवी पूरी खत्म कर दी है, लेकिन 4 दिन से एक तेल की बूंद भी ईरान ने जाने नहीं दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो जो ये पहले कहते हुए आए हैं कि ईरान तो कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर ही नहीं सकता, वो भरम इनका टूट गया। रिजीम चेंज उन्होंने कहा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाएंगे, और आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के फौरन बाद इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन रिजीम चेंज नहीं हुआ तो लोग तो वैसे ही हमारे जो लोग हैं नादान, जिनको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कभी हो नहीं सकता रिजीम चेंज, तो ये बुत भी उनका तोड़ दिया। उसके साथ साथ अगर इनकी बात करें कि इनकी कितनी इन्होंने लीडरान को शहीद किया, जो कि बिल्कुल लीडरान भी शहीद हुए यहाँ पे, लेकिन इन चीज़ों से ईरान के अंदर जो सिचुएशन है उसमें फ़र्क नहीं आया। 12 दिन की जंग के अंदर भी इन्होंने लीडरान को ख़त्म कर दिया था, उससे भी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। और अभी भी मेरे ख्याल में ये जंग जो है वो ईरान काफ़ी हद तक, बल्कि इनसे सबसे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी मुल्क इन्वॉल्व हैं इस जंग के अंदर, उन सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखता है कि इस जंग को जो है वो खेच सके, इन सबसे ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में अभी जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ेगी मजीद, और जो निगोशिएशन की बातें हो रही हैं कि ईरान निगोशिएट कर रहा है, वो तो क्लियरली ईरान ने मना कर दिया। बैकडोर कम्युनिकेशन की भी अगर कोई बात कर रहा है तो उसके ऊपर भी प्री कंडीशन सेट हुई है मेरे ख्याल में, कि अगर ये जब तक ये यहाँ से नहीं जाते रीजन के अंदर से, तब तक बात भी नहीं करेगा ईरान, मेरे ख्याल में। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे जॉन साहब ये फरमा दीजिएगा कि बहुत सारे लोग ये कहते दिखाई देते हैं कि कुर्दों को कहीं ना कहीं सपोर्ट दी जा रही है, ईरान को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए। इजराइल भी ऐसा कर रहा है, अमेरिका भी ऐसा कर रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन आप खुद क्या देख रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है? क्या ये लोग जो हैं ये मजबूत हो रहे हैं, ये भी ईरान के खिलाफ अंदर से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? देखिए, कुर्दों से बात तो की है ईरान ने, और कुर्दों ने कहा है कि हम जो है वो इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते, एटलीस्ट इराकी कुर्दिस्तान वाली साइड के। लेकिन कुर्दियों को हमें समझना ये चाहिए, कुर्दी जो है वो एक मजम्मत तरीके से एक ही कमांड, सेंट्रल कमांड के अंडर जो है वो नहीं चलते। मुख्तलिफ मुल्कों के रीजन्स में मौजूद हैं डिफरेंट कुर्दिश ग्रुप्स, और दूसरे ग्रुप्स को जो कि ईरान के अंदर भी इलाके कुछ लगते हैं जो कुर्दिश सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स रखते हैं, जिनको मुसल्ला किया हुआ है अमेरिका ने और इजराइल ने काफ़ी टाइम से, वो बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे असला लेके बाहर आएँ और जंग करना शुरू करें। और इसके ऊपर अमेरिका शायद बोले कि देखें ईरानी अवाम है जो खड़ी हो गई है, हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन उसको भी जिस तरीके से ये जवाब देंगे वो इनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी भी ईरान की बावजूद उनके बोलने के कि हमने एयर स्पेस पे सुपीरियरिटी ले ली है,
लेकिन 19 वेव्स ईरान ने भेजी हैं मिसाइल्स की इजराइल की तरफ, और वहां हालत बहुत ही ज्यादा, मतलब आपने जो बताई बिल्कुल सही बताया कि इतनी खराब हालत है कि वहां पे अब बंकरों में जगह नहीं है लोगों के जाने की। और तेल अवीव के अंदर, बीर शिवा के अंदर, हाइफा के अंदर, इलियाद के अंदर, हर जगह के अंदर, बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर आज 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मारे। और ये भले दिखाए ना दिखाए, आवाम को रियलिटी जो है वो समझ में आ जाएगी, नजर आ जाएगी कि किस तरीके का नुकसान वहां पे हो रहा है। तो ये जो बातें हो रही हैं, आई थिंक इसके अंदर हमें अभी नजर आएगा कि बिल्कुल यहाँ पे ये कोशिश जरूर करेंगे कि यहाँ पे लोग जो मुसल्ला हैं उनको ये बाहर भेजें, और यहाँ से वो जरूर स्ट्रीट्स के अंदर आके वो कोशिश करेंगे कि अटैक्स हों। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और इशू जो भारत के अंदर भी हमें दिखाई देता है कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं मोदी के लिए। हम सभी जानते हैं कि भारत के ईरान से देरीना ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन जंग से 3 रोज़ पहले हमने ये भी देखा जॉन साहब के भारतीय वज़ीर आज़म जो हैं वो तेल अवीव का दौरा करते हैं। अब भारत से आने वाले जो ईरानी बहरी जहाज़ की तबाही पर भारत की खामोशी को अब ईरान में कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका जो हैं वो अपनी एक आबदोज़ के ज़रिए ये इंडिया के और श्रीलंका के पानियों के करीब आकर ये कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर मोदी से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों की हवाले से कोई ना कोई मौक़िफ़ अपनाएं, कोई सख्त रद्द-ए-अमल दें। ये रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। भारत में तो तनकीद हो रही है, ईरानी अवाम इसको किस तरह से देख रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ईरान के इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे अच्छे ताल्लुकात थे। वो इसलिए क्योंकि वो इनका तेल खरीद रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। उन्होंने गैस पाइपलाइन बिछा के दी पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली कुछ वजहों की वजह से। गवादर के अंदर भी उन्होंने कहा कि हम आ जाते हैं, चाबहार पोर्ट छोड़ें, हम अपने आपके साथ सीपैक के मामले में आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सीआईए और मोसाद की जो साजिशें रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर भी एक प्रेशर बहरहाल रहता है, तो जाहिर है वो नहीं फ्रूटफुल हो पाया। तो इंडिया के साथ इनके सिर्फ इकोनॉमिकली सही ताल्लुकात थे, बाकी पॉलिटिकली और सोशली कश्मीर के लिए हमेशा ईरान ने आवाज़ उठाई और हमेशा ईरान ने जो है वो सपोर्ट किया है। मुसलमान जो इंडिया के अंदर इस वक्त जुल्म और जबर के, मोदी के जुल्म और जबर के अंदर रह रहे हैं, बुचर ऑफ गुजरात के अंदर जो रह रहे हैं, और अभी जो वाकया आपने बताया है, जो एक्सरसाइजेज में ईरानी शिप को टारगेट किया गया, वो मतलब कोई हमला करने तो नहीं गई थी वो शिप वहां पे, और ईरान ने सख्त नाराजगी, अवाम तो वैसे ही डिसलाइक करती है इंडियंस को, लेकिन हुकूमत की लेवल पे भी सख्त नाराजगी जो है इसके ऊपर है कि क्यों एम्बेसडर, इनफैक्ट जो ईरान के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने कहा है कि हम जो है, हम मुझसे बात, एक तो कम्युनिकेशन वो नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन बंद की हुई है, और उन्होंने कहा है कि हम आपके गेस्ट थे। ये ईरान की जो शिप थी वो इंडिया का एक गेस्ट था, येट नॉट अ सिंगल वर्ड बाय द मोदी गवर्नमेंट। मतलब मोदी गवर्नमेंट के अंदर इतनी शर्म नहीं है कि वो एक लफ्ज ही बोलते हैं। चलें देखें, बोलना तो कम से कम हो सकता है, लेकिन वो इजराइल के अंदर उल्टा जाके जो है वो डिफेंस डील कर रहे हैं। तो ईरान को बिल्कुल भी ये चीजें जो है वो अच्छी नहीं लग रही, इंडिया की तरफ से बिल्कुल भी पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है, ना हुकूमती लेवल पे ना अवामी लेवल पे। अच्छा जॉन साहब, एक और चीज़ फरमा दीजिएगा कि बहुत सारी जगहों पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जंग का पासा पलट चुका, और जिस तरह से अमेरिका की जानिब से सोचा जा रहा था, जिस तरह से इजराइल की जानिब से सोचा जा रहा था, वैसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया हमें ये भी रिपोर्ट करता दिखाई देता है कि जो इस वक्त ज़खायर मौजूद हैं, चाहे वो बॉम्ब्स के हैं, चाहे वो ड्रोन्स के हैं, वो ईरान के पास ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त सिचुएशन असल में है क्या? ईरान के अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है? किसका पलड़ा इस जंग में भारी है? और क्या देखा जा रहा है कि कितने दिन तक ये ममालिक जो है ये जंग को और सहार सकते हैं? जॉन साहब देखें, ईरान वैसे भी एस्टिमेट जो है लोग लगाते हैं, वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन वैसे भी जो जनरल एस्टिमेट अगर चले, अगर हम ले लें 100-150 मिसाइल ईरान बनाता है महीने के, और ये मिसाइलें बनाता हुआ आ रहा है। वो ना जाने कब से ये मिसाइलें बन रही हैं, और सिर्फ एक ही मकसद के लिए बन रही हैं। जो रेवोल्यूशन आई वो आई ही शैतान बुजुर्ग और शैतान कुची, जो बड़ा शैतान और छोटा शैतान है उसको डिफीट करने के लिए, उसके साथ लड़ाई करने के लिए। तो ये जो मिसाइलें बन रही हैं, इसका स्टॉक पाइल तो इतना ज़्यादा है कि अमेरिका उसको इमेजिन नहीं कर सकता, ना ही कोई एस्टिमेट लगा सकता है। मैं भी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे पास भी कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन हज़ारों की तादाद में ईरान के पास स्टॉक पाइल है मिसाइल्स का। और अभी जो स्टॉक पाइल गया है 19 वेव्स के अंदर, जो स्टॉक पाइल आपने देखा है वो पुराना स्टॉक पाइल था जो ईरान ने भेजा है, वो सारा एक्सपायर्ड, और जितना भी पुराना जो उनके पास था असला उन्होंने वो भेजा है। अब जो नई बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो ईरान ने जो कि यूज़ नहीं की है, 3rd और 4th जनरेशन मिसाइल्स जो यूज़ नहीं की हैं, जिनके अंदर डुअल इंजन और मनूवरेबल वॉरहेड जिनके अंदर होते हैं, वो ईरान जब इस्तेमाल करेगा तो आपको नजर आ जाएंगी कि जो क्लेम्स ये कर रहे हैं कि स्टॉक पाइल खत्म हो गया है, और जो अभी तक जो वेव्स जा रही हैं, 19वीं वेव आज भी गई है,
तो इनको नजर आ जाएगा कि किस हद तक ईरान बर्दाश्त कर सकता है और किस हद तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ठीक इत्तलात के है। मुताबिक तो इनकी अभी इस वक्त लड़ाई चल रही है अरब ममालिक, जो मुसलमान बरादर ममालिक और इसराइल के जो दोस्त हैं, उनकी लड़ाई चल रही है इनके साथ, जो अमेरिकन है उनके साथ, कि भाई आप इसराइल को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमें जो है आपने अकेला छोड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम जो है वो ये अपने आवाजें अपने अमेरिका के अंदर से भी आई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि करारदाद पेश हुई सेनेट में कि इस जंग को रोका जाना चाहिए, नहीं रोका जाना चाहिए। अफसोस के साथ कि वो करारदाद जो है वो मुस्तरद हो गई, यानी जंग जो है इसको कंटिन्यू कर रहा होगा अमेरिका। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ हमें बताई है कि ना तो मिसाइल्स ख़त्म हुए हैं, ईरान के पास ख़त्म होने जा रहे हैं, और ना ही ईरानियों का हौसला जो है वो इससे ख़त्म हो रहा है। लेकिन बहरहाल हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बार फिर मैं, मेरी पूरी टीम आपसे कहेंगे कि आप जहाँ भी हैं अपनी सलामती का ख्याल रखिए, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, ज़ाहिर है कि आप उनको हेल्प आउट भी कर रहे हैं, हमें सिचुएशन से भी आगाह रखे हुए हैं, इसके लिए जॉन साहब बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, सिचुएशन तो आप जान चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हम समेत आप तमाम देखने वाले भी यही चाहते हैं, क्योंकि नुकसान किसी का भी हो रहा हो, मुस्लिम का हो रहा हो, नॉन मुस्लिम का हो रहा हो, सबसे बड़ा मज़हब ज़ाहिर है हमारा मानना यही है कि इंसानियत है। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, ये हमारा मज़हब सिखाता है। तो हम चाहते हैं कि जो जंग है ये रुक जाए, थम जाए, चाहे कोई भी इसके लिए एफ़र्ट कर रहा है, वो एफ़र्ट्स हैं वो कामयाब हों और मुज़ाकरात हो रहे हों, मामलात जो हैं वो टेबल टॉक के ज़रिए हल हो रहे हों। शहादतों का, हलाकतों का सिलसिला जो है इसको यकीनी तौर पर रुकना चाहिए। इसी दुआ के साथ जॉन हुसैन साहब आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे और नाज़रीन प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करते हैं नैब तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी की। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी नैब तरमीमी बिल 2026 कसरत राय से मंजूर कर लिया। इस बिल में तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत को चेयरमैन नैब की मुद्दत में मजीद 3 बरस तौसीक का इख्तियार देने और एहतसाब अदालतों के दायरे इख्तियार में अपीलों को शामिल करने की तजवीज़ शामिल है। अपोजिशन ने नैब तरमीमी बिल की मुखालफत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जब चेयरमैन नैब की तकरीरी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर करते हैं तो तौसीब भी दोनों को करनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम फे की रुकने कौमी असम्बली आलिया कामरान ने यह कहा कि चेयरमैन नैब तैनाती से मुतालिक शिक मिसाक जमहूरियत के खिलाफ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को माइनस करके अपील का हक आईनी अदालत के हवाले किया जा रहा है। इसी हवाले से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना यह था कि नैब अगर किसी सरबराह के मातहत अच्छा काम करती है तो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाए। चेयरमैन नैब जिनकी मुद्दत मुलाजमत में चंद रोज़ बाकी थे, इस बिल की मंजूरी अपोजिशन के लिए किसी धचके से नाज़रीन कम नहीं है। हुकूमत चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देकर तकर्रुरी की झंझट में अपोजिशन को एंगेज किए जाने के सख्त मरहले से बच सकती है। इस अहम कानून साजी में हुकूमत चाया और अपोजिशन को क्या गंवाया है, ये जानते हैं मारूफ तज्जियाकार हमाद हसन साहब इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। उनसे हमाद साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, यादिश बखैर, मुस्लिम लीग नून ने तो नैब ही ख़त्म करने का सोच लिया था। लीगी रहनुमाओं की एक फहरिस्त है जो नैब की कस्टडी में रही, लेकिन आज उसी मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है वो चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने का कानून बना रही है। सर, असमा मुस्लिम लीग नून ने तो और भी बहुत कुछ कहा था। उन्होंने तो सिविल सुपरमेसी का भी कहा था, उन्होंने पार्लिमान की बालादस्ती का भी कहा था, उन्होंने आइन की सुपरमेसी का भी कहा था, बिल्कुल बहुत सारी जमहूरियत की सरबुलंदी का भी कहा था। उसमें से फिर 26वीं और 27वीं तरामीम ही निकले अभी तक जो हमें हमारे सामने आए हैं, वो सिविल सुपरमेसी आइन और कानून की और पार्लिमान की, यही है जो हमारे सामने पड़े हैं। तो अगर चेयरमैन नैब के एक्सटेंशन को वफाकी हुकूमत अपने इख्तियारात में ले रही है तो फिर इससे आप अंदाजा लगा लें कि आगे क्या होना है। और ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, ये तो पीपल्स पार्टी पहले इक़्तिदार में आई तो उन्होंने भी इसी तरह का एहतसाब किया था और नवाज शरीफ के बूढ़े वालिद को उठा लिया था। उस वक्त क्या आप नैब उसको तसव्वुर कर ले, यही हुआ था। तो सर यही तो मैं अर्ज कर रही हूँ कि जब सबके बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं नैब के हवाले से, तो फिर ये क्यों किया गया? और ख़ास तौर पर सर मैं पूछना अभी आपसे ये भी चाह रही हूँ कि इतनी उजलत किस चीज़ की है? क्योंकि MKM के रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, उन्होंने आज असम्बली में कहा कि इस तरह के अहम बिल पास करने हैं तो हमें पढ़ने का मौका तो दिया जाए। यानी सर कानून साज बिल को पढ़कर भी नहीं आ सके, उन्हें इतना भी वक्त नहीं दिया गया, तो ये उजलत क्यों है नून लीग को? सर अस्मा, आप तो बहुत अच्छी साफी, आप क्यों ये सवाल पूछ रही है कि आप माजी की तरफ नहीं देख रही हैं? माजी में ऐसा नहीं हुआ। वो तो सरबमोहर लिफाफे भी इमरान खान काबीना के इजलासों में लाकर उनसे दस्तखत लेता था, और जब फवाद चौधरी या कोई सवाल पूछता तो फिर उसकी शामत आ जाती।
ये तो हमेशा से होता रहा है। कब पार्लिमान को तो एतमाद में सर लिया माजी गया में ये है? हुआ है, कब मैं हसन साहब बहुत माजरत के साथ, सर माजी में ये हुआ तो ये जस्टिफिकेशन है? माजी में हुआ जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, न हम्म। माजी का जस्टिफिकेशन था न आज का है। हाँ। जो सवाल सिर्फ ये हमारे सामने है जी। कि ये सब कुछ एक मखसूस इंतजाम के लिए किया जाता है। जिस तरह आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं करने दी कि नवाज शरीफ के बूढ़े वालिद को भी उठा लिया गया था, फिर आसिफ अली जरदारी को भी जेलों में डाला गया, ठीक। फिर एहतसाब बेवरो भी आया था, सैफुर रहमान भी आए थे, नवाज शरीफ ने भी उसी तरह का इंतकामी रवैया अपनाया, और फिर इमरान खान के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा, और फिर इमरान खान उसकी पुष्ट पर खड़ा रहा, और इमरान खान लोगों को समझाता रहा कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये आईन कानून है। हत्ता कि जब जस्टिस वकार सेठ ने डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया तो उसकी भी तावीलें तराशने लगा, और जस्टिस वकार सेठ को पागल आदमी कहने लगा। अब भी वही कुछ हो रहा है। ये यानी आज जो हुआ, जो सेनेट ने जो तरमीमी बिल पास किया है, तो इसके पीछे और क्या है? इसके पीछे इस वक्त चूंकि इमरान खान और उनकी जमात रडार पे, तो उनके गिर्द घेरा तंग करना है, ये वरना कौन सा एहतसाब होना है? तो किसका ये एहतसाब फैसला हुआ? जैसे अभी मैं और आप बैठकर सर माजी की बात कर रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि कब किसने क्या किया। अब बहुत सारे फैसले जो हैं अब वो जमातें जिन्होंने किए थे वो खुद तस्लीम करती हैं कि वो फैसले उस वक्त गलत थे। तो क्या आइंदा आने वाले वक्त में हम ये देख रहे होंगे कि जो फैसला आज नून लीग कर रही है इसको भी मैं और आप और दीगर सहाफ़ी जो हैं या आप जैसे सीनियर तज्जियाकार जो हैं या खुद पार्टीज़ जो हैं वो बैठकर मान रही होंगी कि फैसले गलत थे? आपको लगता है कि फैसला गलत है जो आज किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से? हम आज भी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, यानी कल की बात नहीं कर रहे। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि ये गलत हो रहा है। जो राइट ट्रैक होना चाहिए, आईन और कानून के साथ चलना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, वो नहीं होगा। हमाद साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि क्या हुकूमत का ये फैसला सही है, गलत है? आपने फरमाया कि ये फैसला गलत है और इसका एहसास भी बहुत जल्द मुस्लिम लीग नवाज को हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, अब जाते जाते कुछ जिक्र 2400 साल पहले पैदा होने वाले मुतासिब हिंदू फिलोसफर चाणक्य का, जिसे कोटलिया भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी और हिंदुस्तान का मेकावली भी। नाज़रीन, भारतीय सियासत में चाणक्य और वह आखिर समझा जाता है। इसी चाणक्य की तालीमात है कि पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त तो हो सकता है, पड़ोसी दोस्त नहीं हो सकता। चाणक्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में राजनीति को गुर बताते हुए लिखता है कि याद रखो, आपकी रियासती सरहद से जुड़ा मुल्क आपका कुदरती दुश्मन है। और ये बात आज के भारत में आए दिन सच साबित होती है। नाज़रीन, मोदी हुकूमत हो या गोदी मीडिया, वो चाणक्य के उसूलों को नहीं भूलता। मशहूर भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी के न्यूज़ शो में भी यही सच उस वक्त सामने निकल कर आया जब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम के गेस्ट पैनल से सवाल किया कि एक पुरअमन कसीरुल जहती तरबियती मश्क से वापस आने वाले ईरानी बहरी जंगी जहाज को अमेरिका की जानिब से भारतीय समुद्री हदूद में निशाना बनाना भारत के मुंह पर तमाचा है या फिर भारत इसमें शरीक था? और नाज़रीन, इसके जवाब में मुस्लिम दुश्मनी और अक़लियतों के लिए जहर उगलने वाले जनरल बख्शी जवाब देते हैं कि भारत ने दहशतगर्द रियासत ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस लीक की होगी। ये आलमी जंगी उसूलों से इनहराफ, मोहसन कशी और दोस्त मुल्क के 87 सिपाहियों के कत्ल में शरीके जुर्म होने का खुला एतराफ़ नहीं है नाज़रीन, तो फिर और क्या है? ये बेशर्मी और हैवानियत की वो सतह है नाज़रीन जिसे लिखा जाए तो बेशर्मी भी मुकदमा कर देगी कि मैं इस सतह पर नहीं जा सकती। नाज़रीन, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। ऐसे बुढ़े सठियाए हुए बख्शियों के लिए अहमद फराज ने ही खूब कहा था कि मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए और सवाल उठाते रहिएगा। सोमवार को फिर इसी वक्त इसी स्क्रीन पर आपसे मुलाकात हो रही होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।